हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 की चौथी हेडिंग कृषि रसायन और उनके प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं जैव खेती के बारे में, इसका केस स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक ठीक है, ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है, जैव खेती कैसे होती है, इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, एकीकृत जैव खेती चक्रीय एवं शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट वाली है। ठीक है, एकीकृत जैव खेती जो है वह चक्रीय और जीरो वेस्ट वाली है। इसमें कोई भी वेस्ट चीजें नहीं बचती हैं, सब चीजों का इसमें यूज किया जाता है। तो एकीकृत जैव खेती चक्रीय एवं शून्य अपशिष्ट वाली है। इसमें एक प्रक्रम से प्राप्त अपशिष्ट, ठीक है, इसमें जो एक प्रोसेस से जो अपशिष्ट प्राप्त होता है उसका यूज अन्य प्रक्रम के लिए पोषक के रूप में काम में आता है। ठीक है, तो एकीकृत जैव खेती चक्रीय एवं शून्य अपशिष्ट वाली होती है। एकीकृत जैव खेती जो है वह साइक्लिक होती है, चक्रीय होती है और इसमें शून्य अपशिष्ट होता है। ठीक है, इसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वे अगले प्रक्रम के लिए पोषक का काम करते हैं। इसमें एक प्रक्रम से प्राप्त अपशिष्ट अन्य प्रक्रम के लिए पोषक के रूप में काम में आता है। इसके कारण संसाधन का अधिकतम उपयोग संभव है। ठीक है, इसके कारण संसाधन का अधिकतम उपयोग संभव है और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एकीकृत जैव खेती चक्रीय या शून्य अपशिष्ट वाली होती है। इसमें एक प्रक्रम से प्राप्त अपशिष्ट जो है वह अन्य प्रक्रम के लिए पोषक के रूप में काम में आता है। इसके कारण संसाधन का अधिकतम उपयोग संभव है और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ती है। रमेश चंद्र डागर, ठीक है, रमेश चंद्र डागर नामक सोनीपत हरियाणा का किसान भी यही कह रहा है। ठीक है, रमेश चंद्र डागर नामक सोनीपत हरियाणा का किसान भी यही कर रहा है। वह मधुमक्खिका पालन, डेयरी प्रबंधन, जल संग्रहण, कंपोस्ट बनाने और कृषि का कार्य श्रृंखलाबद्ध प्रक्रमों में करता है, एक सीरीज में करता है जो एक दूसरे को संभालते हैं और इस प्रकार यह एक बहुत ही किफायती और दीर्घ उपयोगी प्रक्रम बन जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रमेश चंद्र डागर जो है वह सोनीपत हरियाणा का किसान है जो एक साथ जो है एकीकृत वर्क कर रहा है, जिसमें वह मधुमक्खिका पालन, डेयरी प्रबंधन, जल संग्रहण, कंपोस्ट बनाने और कृषि का कार्य श्रृंखलाबद्ध प्रक्रम में करता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को संभालते हैं और इस प्रकार यह एक बहुत ही किफायती और दीर्घ उपयोगी प्रक्रम बन जाता है। उस फसल के लिए रासायनिक उर्वरक के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, उस फसल के लिए रासायनिक उर्वरक के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक की जब आवश्यकता ही नहीं है तो उर्वरक खाद कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, उर्वरक की आवश्यकता क्यों नहीं है रासायनिक उर्वरक, क्योंकि पशुधन के जो उत्सर्ग हैं, पशुओं के द्वारा जो गोबर है, मूत्र है, अर्थात मल मूत्र यानी गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जैविक खेती में जो है रासायनिक खाद के जगह पे पशुओं के जो गोबर है उसका यूज किया जाता है खाद के रूप में। फसल अपशिष्ट का प्रयोग, ठीक है, फसल अपशिष्ट का प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में या फार्म की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक गैस उत्पादन में किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो खाद है उसका हमें कहाँ से सप्लाई मिल जाती है खाद की, तो जैव खेती में आप रासायनिक खाद का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए आप पशुधन के उत्सर्ग अर्थात पशुओं के द्वारा जो मल मूत्र हैं
यानी गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। फसल अपशिष्ट का प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है। फसल अपशिष्ट का प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में या फार्म की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन में किया जा सकता है। इस सूचना के प्रसार और एकीकृत जैव खेती के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए डागर ने हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया है। ठीक है, इस सूचना के प्रसार के लिए यह जानकारी जो है ज़्यादा लोगों तक फैले, इस सूचना के प्रसार और एकीकृत जैव खेती के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है, डागर ने हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया है, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 5000 कृषक हैं। ठीक है, तो यह एकीकृत जैव खेती कैसे की जाती है, ठीक है, उसकी सूचना देने के लिए, हेल्प करने के लिए डागर ने हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया है और वर्तमान में इसकी सदस्य की संख्या जो है 500 कृषक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका जैव खेती के बारे में केस अध्ययन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के बारे में। थैंक यू।